दोस्तों, जिस तलाकशुदा मां ने भीख मांगकर अपने बेटी को पढ़ाया, 15 साल बाद वही बेटी जज बनकर उस पिता के घर पहुंची जिसने अपनी माता को 20 साल पहले तलाक दिया था। फिर जो हुआ उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमलेश रियल वॉइस पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं, आप अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। आपका नाम और पता मेरे लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, आपका नाम और पता मुझे पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। अगर अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए अब बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। सर्दियों की वह ठिठुर की रात, जब चारों तरफ घना कोहरा था, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और ठंडी हवाएं किसी अनहोनी की आहट दे रही थी। सड़क के किनारे एक फटे पुराने दुपट्टे में लिपटी एक औरत अपनी नवजात बच्ची को सीने से लगाए कांप रही थी। यह सुनीता थी, एक ऐसी माँ जिसे उसकी हर घर की दहलीज से बाहर फेंक दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि उसने बेटी को जन्म दिया था। पति अरविंद ने उसे बेरहमी से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था, बिना यह सोचे कि वह और उसकी मासूम बच्ची कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे। सुनीता के चेहरे पर दर्द के भाव थे, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे। शायद तकलीफ इतनी बड़ी थी कि रोने की भी हिम्मत नहीं बची थी। वह अपने ही पति से भीख मांग रही थी कि उसे और उसकी बेटी को घर में रहने दिया जाए, लेकिन अरविंद के लिए बेटी का जन्म किसी अपशगुन से कम नहीं था। उसके मन में सदियों पुरानी रूढ़ियां भरी हुई थी। बेटा वंश को आगे बढ़ाता है, लेकिन बेटी तो बस बोझ होती है। अगर तुझे रहना है तो इस बच्ची को मार दे, अरविंद ने गुस्से में कहा। सुनीता की रगों में खून उबल पड़ा। उसने ठान लिया कि वह इस निर्दय इंसान के घर में एक पल भी नहीं रहेगी। उसने अपनी बच्ची को सीने से लगाया और बिना पीछे देखे अंधेरी सड़क पर चल पड़ी। कोई ठिकाना नहीं, कोई उम्मीद नहीं, लेकिन एक मजबूत इरादा था, अपनी बेटी को किसी भी हाल में जिंदा रखने का। सुनीता ने उस रात फुटपाथ पर गुजारी। भूख, ठंड और बेबसी उसे चारों तरफ से घेर रही थी, लेकिन जब भी उसकी बेटी रोती वह और मजबूत हो जाती। अगले दिन उसने शहर की गलियों में भीख मांगनी शुरू की ताकि अपनी बच्ची को पाल सके। लोग तिरस्कार भरी नज़रों से देखने, कुछ ताने मारते, कुछ मदद करने के बहाने गंदी निगाहों से देखते, लेकिन वह रुकी नहीं। दिन, महीने और फिर साल बीत गए। सुनीता ने सड़क पर गुजारे गए अपने पहले दिन को कभी नहीं भुलाया। उसने अपनी बेटी का नाम आर्या रखा, जिसका मतलब था श्रेष्ठ, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी बेटी किसी से कम नहीं थी। वह ठान चुकी थी कि यह बच्ची एक दिन उतनी ऊंचाई पर पहुंचेगी कि पूरी दुनिया उसे सलाम करेगी। सुनीता ने आर्या को पढ़ाने के लिए सब्जी बेची, बर्तन मांजे, कपड़े धोए, लेकिन कभी अपनी बेटी की पढ़ाई नहीं रोकी। गरीबी की कड़वी मार झेलते हुए भी उसने आर्या को समझाया कि दुनिया में इज्जत धन से नहीं, काबिलियत से मिलती है। लेकिन क्या सच में एक भीख मांगने वाली की बेटी किसी ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकती थी? क्या समाज उसे आगे बढ़ने देगा? क्या अरविंद कभी पछताएगा कि उसने बेटी को ठुकराया है? वही एक दिन उसका सबसे बड़ा गर्व बन सकती है। सुनीता के लिए जीवन की हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती थी। कभी खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं होता, तो कभी फुटपाथ पर रात बिताने की मजबूरी होती। लेकिन एक चीज थी जो कभी नहीं बदली, उसकी बेटी आर्या के लिए उसने अपने गरीबी को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसी को अपनी ताकत बना लिया। भीख मांग कर, दूसरों के घरों में काम करके और कभी कभी पेट काट कर उसने हर हाल में अपनी बेटी को स्कूल भेजा। वह जानती थी कि अगर उसकी बेटी पढ़ लिख गई तो एक दिन उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। आर्या भी अपनी माँ की हालत देखकर कम उम्र में ही समझदार हो गई थी। जब बाकी बच्चे खिलौने से खेलते थे, तब वह किताबों में डूबी रहती। स्कूल के बाद वह माँ के साथ सड़क किनारे बैठकर पढ़ाई करती, क्योंकि घर
कहने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। जब बारिश आती तो दोनों किसी पुल के नीचे बैठ जाते, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं रुकती। एक दिन जब स्कूल में फीस भरने की बारी आई तो सुनीता के पास पैसे नहीं थे। वह रोते हुए स्कूल के हेडमास्टर के पास गई और हाथ जोड़कर कहा, साहब मेरी बेटी बहुत मेहनती है, आप उसे पढ़ने दीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हेडमास्टर ने आर्या की आंखों में वह जुनून देखा जो हर किसी में नहीं होता। उन्होंने न सिर्फ उसकी फीस माफ़ की बल्कि उसकी पढ़ाई में मदद भी करने लगे। आर्या को पढ़ाई में जितनी मदद मिली उतनी ही चुनौतियां भी बढ़ती गई। जब वह बड़ी हुई तो समाज की गंदी मानसिकता उसके रास्ते में आने लगी। लोग कहने लगे कि एक भिखारिन की बेटी कभी कुछ नहीं कर सकती। कई बार उसने सुना कि वह चाहे जितनी पढ़ाई कर ले उसकी किस्मत में गरीबी ही लिखी है, लेकिन उसने इन बातों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। उसने पढ़ाई में इतनी मेहनत की कि स्कूल में टॉप करने लगी। वह अपनी माँ से वादा कर चुकी थी, माँ मैं तुम्हारी मेहनत को बेकार नहीं जाने दूंगी, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगी और इस समाज को जवाब दूंगी कि एक गरीब की बेटी भी उड़ सकती है। वक्त बीतता गया और संघर्ष का हर पल उसे और मजबूत बनाता गया, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। समाज की बंदिशें, पैसे की तंगी और एक लड़की होने का संघर्ष, इन सब के बावजूद क्या वह अपने सपने को पूरा कर पाएगी या फिर किस्मत उसका रास्ता रोक लेगी। आर्या पढ़ाई में अव्वल थी, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। गरीबी के साया में जीते हुए हर दिन एक चुनौती होती है। माँ दिन रात मेहनत करती, लेकिन फिर भी कई बार 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। बेटी को पढ़ाने के लिए सुनीता खुद भूखे सो जाती, लेकिन आर्या को कभी भूख का एहसास नहीं होने देती। माँ की इस कुर्बानी ने आर्या को और भी मजबूत बना दिया। वह जान चुकी थी कि उसे हर हाल में सफल होना है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी माँ के लिए, जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसकी खातिर कुर्बान कर दी। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब आर्या का कॉलेज में दाखिला हुआ। स्कूल तक तो हेडमास्टर ने मदद की थी, लेकिन कॉलेज की मोटी फीस चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। सुनीता ने कई दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं था। भिखारिन की बेटी कॉलेज जाएगी, क्या करेगी पढ़कर, शादी कर दो, बोझ से मुक्त हो जाओगे, यह ताने हर तरफ से आते। लेकिन सुनीता और आर्या ने हार मानने से इनकार कर दिया। आर्या ने खुद काम करने का फैसला किया। वह दिन में पढ़ती और रात में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। कई बार नींद पूरी नहीं होती, शरीर थक जाता, लेकिन हौसला कभी नहीं टूटता। कॉलेज में कई छात्र उसके पुराने कपड़ों और साधारण चप्पलों का मजाक उड़ाते, लेकिन उसने कभी खुद को कमज़ोर नहीं समझा। उसकी नज़र सिर्फ अपने लक्ष्य पर थी, एक बड़ी अवसर बनकर अपनी माँ को वह सम्मान दिलाने के लिए जिसकी वह हकदार थी। संघर्ष के इसी दौर में एक और बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई। सुनीता की तबीयत बिगड़ने लगी। लगातार भूखे रहने, ठंड में सड़कों पर रातों बिताने और दिन रात काम करने की वजह से उसका शरीर जवाब देने लगा। डॉक्टर ने कहा कि अगर जल्द इलाज ना हुआ तो हालत और बिगड़ सकती है, लेकिन इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते। आर्या ने एक पल के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ने का सोचा, लेकिन तभी उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर तू पढ़ाई छोड़ देगी तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मेरी बेटी कमज़ोर नहीं, बहादुर है, तू जीतने के लिए पैदा हुई है, हारने के लिए नहीं। यह शब्द आर्या के दिल में गूंज उठे। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए वह अपने सपनों को पूरा करके ही रहेगी। उसने और मेहनत की, ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और आखिरकार कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली। अब उसका अगला लक्ष्य था जज बनना। वह जानती थी कि न्याय की कुर्सी पर बैठकर ही वह इस समाज को करारा जवाब दे सकती थी, लेकिन यह राह और भी कठिन थी। क्या एक गरीब लड़की बिना किसी सहारे के जज बन सकती थी? क्या समाज उसे आगे पढ़ने देगा या फिर उसके सपने टूट जाएंगे जैसे अक्सर गरीबों के सपने टूट जाते हैं। आर्या की मेहनत रंग ला रही थी। उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। उसका सपना था जज बनना, लेकिन उसके पास ना तो कोई गॉड फादर था, ना ही कोई पैसा, ना ही कोई ऐसी पहचान जो उसे आगे बढ़ने में मदद कर सके। सिर्फ उसकी माँ की दुआएं और उसकी खुद की मेहनत ही थी जो उसे इस लड़ाई में टिकाए हुए थी। जज बनने के लिए उसे लोक सेवा आयोग जुडिशियल एग्जाम की परीक्षा देनी थी। यह भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक थी, जिसमें हजारों उम्मीदवार बैठते थे।
लेकिन पास सिर्फ गिने चुने लोग ही होते थे। लेकिन आर्या ने ठान लिया था वह उन गिने चुने लोगों में अपना नाम लिखवा कर ही रहेगी। उसने किताबों में खूब खुद को डुबो दिया, दिन रात पढ़ाई करने लगी। पढ़ते पढ़ते रातें गुजर जाती, सुबह कब होती इसका एहसास तक नहीं होता। माँ ने भी अपनी सेहत की परवाह किए बिना उसकी हर ज़रूरत पूरी करने लगी। कोशिश की अगर घर में एक वक्त का खाना होता तो वह बेटी के लिए छोड़ देती। खुद भूखी रहकर भी वह आर्या को मजबूत बनाए रखना चाहती थी। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। जब परीक्षा की फीस भरने की बारी आई तो उनके पास पैसे नहीं थे। यह सबसे बड़ा झटका था। इतनी मेहनत के बाद भी अगर वह परीक्षा में नहीं बैठ पाई तो सब बेकार चला जाता। आर्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी कॉलेज और की प्रिंसिपल से मदद मांगी। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी मेहनत और लगन देखकर प्रिंसिपल ने ना सिर्फ उसकी फीस भरी बल्कि उसे परीक्षा की तैयारी के लिए और भी संसाधन उपलब्ध कराए। अब परीक्षा का दिन आया। आर्या ने आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो पूरे शहर में सनसनी मच गई। फुटपाथ पर भी भीख मांग मांग पत्नी लड़की ने न्याय सेवा परीक्षा पास कर ली। आर्या ने पूरे राज्य में टॉप किया था, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब उसे ट्रेनिंग के लिए जाना था और फिर एक जज की कुर्सी पर बैठकर न्याय करना था। जब उसने पहली बार जज की काली कोट पहनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह वही लड़की थी जिसे कभी इस समाज ने ताने मारे थे, जिसे बेटी होने की सजा मिली थी, जिसे उसके अपने पिता ने अपनाने से इनकार कर दिया था। आज वही लड़की अपने सिर पर जज की टोपी पहनकर न्याय की कुर्सी पर बैठने वाली थी। अब वह सिर्फ अपनी मां का सपना पूरा नहीं कर रही थी, बल्कि उन हजारों लड़कियों के लिए एक मिसाल बनने वाली थी जिन्हें यह समाज कमज़ोर समझता है। लेकिन एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने इस कहानी को और भी चौंकाने वाला बना दिया। जब आर्या को अपना पहला केस सौंपा गया तो वह कोई और नहीं बल्कि अपने पिता अरविंद के केस था। क्या वह अपने पिता को पहचान पाएगी? क्या उसके पिता उसे पहचानेंगे? और आर्या अब जज बन चुकी थी। उसकी माँ सुनीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। जिस बेटी को कभी इस दुनिया ने कमज़ोर समझा, आज वही बेटी न्याय की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठी थी। लेकिन किस्मत अभी भी उसकी परीक्षा लेने के लिए तैयार थी। एक दिन आर्या अपने कोर्ट रूम में बैठी थी। रोज की तरह केसों की फाइलें उसकी मेज पर रखी थी, लेकिन जैसे ही उसने एक नई फाइल खोली उसके हाथ कांप गए। फाइल में जिस शख्स का नाम लिखा था वह कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता अरविंद सिंह थे। वही पिता जिसने कभी सुनीता को ठुकरा दिया था, जिसने अपनी नवजात बेटी को अपनाने से इनकार कर दिया था, जिसने दूसरी शादी कर ली थी और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वही पिता एक गुनहगार के रूप में उसकी अदालत में कटघरे में खड़ा था। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। यही वह आदमी था जिसके कारण उसकी माँ को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। यही वह आदमी था जिसने कभी नहीं पूछा कि उसकी बेटी जिंदा भी है या नहीं। और आज उसी बेटी के सामने वह अपने गुनाहों की सज़ा सुनने के लिए खड़ा था। केस की सुनवाई शुरू हुई। अरविंद सिंह पर धोखाधड़ी, जमीन हड़पने और घूसखोरी के गंभीर आरोप थे। उसने कई गरीब किसानों की जमीन जबरदस्ती हड़प ली थी और सरकारी अफसरों के रिश्वत देकर अपने गुनाह छिपाने की कोशिश की थी। जब आर्या की नज़र पहली बार अरविंद पर पड़ी तो उसे लगा कि अरविंद उसे पहचान भी नहीं पाया। कैसा अजीब खेल था। किस्मत का जिस बेटी को उसने कभी नहीं चाहा, आज वही बेटी उसकी जिंदगी का फैसला करने वाली थी। अरविंद ने अपनी सफाई में कहा, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे। कोर्ट में मौजूद लोग धीरे धीरे यह समझने लगे कि यह कोई आम केस नहीं था। यह एक बेटी और पिता का आमना सामना था, जहां बेटी न्याय की कुर्सी पर बैठी थी और पिता कटघरे में खड़ा था। पूरा कोर्ट रूम खामोश था। लोग सोच रहे थे कि आर्या एक जज बनकर न्याय करेगी या एक बेटी बनकर माफ़ कर देगी। सुनीता भी कोर्ट में आई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपनी बेटी को गर्व से देख रही थी। आज उसकी मेहनत और संघर्ष का असली इम्तिहान था। अब फैसला सुनाने का वक्त था। पूरा कोर्ट रूम सांस से रोके सुनने के लिए तैयार था। क्या आर्या अपने पिता को सज़ा देगी? क्या वह अपनी
भावनाओं को काबू में रख पाएगी या फिर वह एक बेटी होने के नाते अपने पिता को माफ़ कर देगी। पूरा कोर्ट रूम खामोश था। हर किसी की नज़रें जज यानी आर्या पर टिकी थी। कोई नहीं जानता था कि वह एक जज बनकर न्याय करेगी या एक बेटी बनकर अपने पिता को माफ़ कर देगी। लेकिन आर्या के चेहरे पर कोई भावनात्मक कमजोरी नहीं थी। उसकी आंखों में बस दृढ़ संकल्प था, न्याय करने का, बिना किसी रिश्ते की परवाह किए। अरविंद सिंह, जो सालों पहले अपनी पत्नी और नवजात बेटी को छोड़कर चला गया था, आज उसी बेटी के सामने खड़ा था। लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। शायद उसे अब भी यह एहसास नहीं था कि जिस जज के सामने वह सफाई दे रहा है वह उसकी अपनी खून की बेटी है। आर्या ने गवाही और सबूतों को ध्यान से सुना। सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी, रिश्वत देकर जमीन हड़पने और गरीब किसानों को बेघर करने के मामले में अरविंद पूरी तरह दोषी साबित हो चुका था। अब फैसले का समय आ गया था। पूरा कोर्ट सांस रोके आर्या की ओर देख रहा था। एक तरफ कानून था और दूसरी तरफ वह आदमी जिसने उसकी मां को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। आर्या ने अपनी कुर्सी से उठकर कहा, अरविंद सिंह, आप पर लगे सभी आरोप साबित हो चुके हैं। गरीबों की जमीन हड़पना और सरकारी अफसरों को रिश्वत देना संगीन अपराध है। इस अदालत का फैसला है कि आपको 10 साल की कठोर कैद और 10 लाख रुपया का जुर्माना भुगतान करना होगा। पूरा कोर्ट रूम हैरान था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आर्या इतनी निडरता से फैसला सुनाएगी। अरविंद खुद चौंक गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी किस्मत उसे इस दिन पर लाकर खड़ा कर देगी, जहां उसकी अपनी बेटी ही उसे जेल भेजने का फरमान सुना रही थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब आर्या ने अगला वाक्य कहा, और हाँ अरविंद सिंह, एक और बात, मैं वही बेटी हूं जिसे आपने पैदा होते ही ठुकरा दिया था। यह सुनते ही अरविंद के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अविश्वास से आर्या को देखा। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसके होठ कांपने लगे। उसकी आंखें में डर और पछतावे की मिला जुला भाव था। हाँ, मैं वही बेटी हूँ, आर्या ने दृढ़ स्वर में कहा। जिस माँ को तुमने ठुकरा दिया उसने मुझे भीख मांगकर पढ़ाया और आज उसी बेटी ने तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा सुनाई है। अरविंद ने के घुटने कांपने लगे। उसने खुद कहने के लिए मुंह खोला लेकिन शब्द नहीं निकल सके। अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। कोर्ट में मौजूद लोग हैरान थे। यह न्याय की सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी थी कि एक बेटी ने अपने निजी दुखों को दरकिनार कर न्याय की कुर्सी पर बैठकर निष्पक्ष फैसला सुनाया था। लेकिन क्या अरविंद को अपनी गलतियों का एहसास हुआ? क्या वह अपनी बेटी से माफ़ी मांगेगा या फिर उसकी किस्मत में सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा? कोर्ट रूम में सन्नाटा था। हर कोई आर्या ने के उस बयान से स्तब्ध था जब उसने खुलासा किया कि वह अरविंद सिंह की बेटी है। लेकिन सबसे बड़ा झटका खुद अरविंद को लगा था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जिस बेटी को उसने कभी अपनाने से इनकार कर दिया था, आज वही बेटी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सुना चुकी थी। आर्या ने अपनी कुर्सी से उठकर कहा, न्याय की अदालत में खून के रिश्ते की कोई जगह नहीं होती। आपने जो अपराध किए हैं उसकी सज़ा आपको मिलनी ही चाहिए। उसकी आवाज़ में कोई भावनात्मक नरमी नहीं थी। वह सिर्फ एक जज थी जिसने अपने फर्ज को रिश्तों से ऊपर रखा था। अरविंद का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर कहा, बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़कर बहुत बड़ा गुनाह किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। पूरी कोर्ट यह दृश्य देख रहा था। एक ताकतवर इंसान जिसने कभी गरीबों को सताया, आज खुद किसी के रहम की भीख मांग रहा था। लेकिन आर्या की आंखों में कोई भावनात्मक कमजोरी नहीं थी। उसने पिता की तरफ देखा और कहा, आज मुझे बेटी कह रहे हैं। जब मैं इस दुनिया में आई थी तब आपने मुझे इस हक से वंचित कर दिया था। अरविंद फुट फुट कर रोने लगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आर्या, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं जेल जाने को तैयार हूँ। बस एक बार अपने दिल से मुझे माफ़ कर दो। कोर्ट रूम में मौजूद लोग भावुक हो चुके थे। सुनीता जो पीछे खड़ी थी उसने अभी अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए, लेकिन आर्या की आवाज़ अब भी कठोर थी। माफ़ किया, माफ़ी से मेरी माँ के वह दर्द मिट जाएंगे जो उन्होंने इतने साल झेले। क्या माफ़ी से वह भूख मिट जाएगी जो हमने झेली? क्या माफ़ी से वह आंसू सूख जाएंगे जो हर रात हमारी माँ आंखों से गिरे अरविंद से सिर झुकाए खड़ा था? वह जानता था कि अब उसका कोई बचाव नहीं था। आर्या ने आगे कहा, एक पिता की माफ़ी तब
स्वीकार की जाती है जब वह पिता अपने बच्चे के साथ कभी नहीं छोड़ता, लेकिन आपने तो हमें जिंदा रहते ही छोड़ दिया था। अब आपके लिए कोई माफ़ी नहीं है, कानून के अनुसार आपको आपकी सज़ा भुगतनी होगी। यह सुनकर अरविंद की आंखों में गहरा पछतावा था, लेकिन अब कुछ भी नहीं बदला जा सकता था। उसने अपना भविष्य खुद ही अपने कर्मों से लिखा था। अब अदालत का फैसला अंतिम था। अरविंद को 10 साल की कठोर सज़ा भुगतनी थी, लेकिन इस फैसले के बाद भी एक सवाल था, क्या आर्या के दिल से अपने पिता की नफरत खत्म हो पाएगी? क्या वह अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ पाएगी, या फिर यह घाव हमेशा उसके दिल में बना रहेगा? अरविंद सिंह को 10 साल की कठोर सजा सुनाई जा चुकी थी। कोर्ट रूम में मौजूद हर व्यक्ति यह देख रहा था कि कैसे एक बेटी ने न्याय की खातिर अपनी निजी रिश्तों को दरकिनार कर दिया। लेकिन इस फैसले के बाद भी आर्या के दिल में अजीब सी हलचल थी। क्या उसने सही किया? क्या कानून की अदालत में दिया गया न्याय दिल की अदालत में भी न्याय था? सुनीता, जो अब तक चुपचाप यह सब देख रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ी। वह उस आदमी की ओर देख रही थी जिसने उसे सड़क पर छोड़ दिया था, लेकिन आज वही आदमी सबसे कमजोर स्थिति में था। अरविंद अब भी घुटनों के बल झुका हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा झुका हुआ था। तभी सुनीता ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने धीरे से कहा, बेटी, अगर माफ़ करना कानून में नहीं लिखा है तो क्या इंसान में भी नहीं लिखा? यह सुनकर पूरा कोर्ट रूम चौंक गया। सुनीता ने इतने सालों का अपमान और खुद सहा था, लेकिन फिर भी वह अरविंद के लिए माफ़ी की बात कर रही थी। आर्या भी हैरान थी। माँ, अपने इतना कुछ सहा फिर भी आपने इसे माफ़ करना चाहती है? उसकी आवाज़ में अचरज था। हाँ बेटी, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ी देना कमजोरी नहीं होती, यह एक ताकत होती है। अरविंद को उसकी सज़ा मिल चुकी है, लेकिन अगर हम उसे माफ़ कर देंगे तो हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। इस वाक्य ने कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोगों को झक छोड़ दिया था। क्या एक औरत जिसे उसने पति ने इतने सालों तक तिरस्कृत किया, सच में उसे माफ़ कर सकती थी? अरविंद की आंखों में अब लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हाथों से सुनीता के पैरों को छूना चाहा, लेकिन सुनीता ने उसे रोक दिया। अब पछताने से कुछ नहीं बदलेगा अरविंद, लेकिन तुम्हारे अंदर जो पछतावा है उसे सही दिशा दो। अपनी जिंदगी का अगला हिस्सा अच्छे कामों में लगाओ, ताकि तुम्हारे कर्म तुम्हारी आत्मा को सुकून दे। आर्या ने यह सब सुना और गहरी सांस ली। आज उसकी माँ ने उसे एक और बड़ा सबक सिखा दिया था। न्याय जरूरी था, लेकिन माफ़ी भी जरूरी थी। आर्या ने अरविंद की तरफ देखा और कहा, आपको आपकी सज़ा तो भुगतनी होगी, लेकिन आपकी आत्मा को सुधारने का मौका भी मिलेगा। कानून ने अपना फैसला दिया, अब आपकी ज़िंदगी का फैसला आपके अपने हाथ में है। अरविंद ने अपनी आंखें बंद कर ली। शायद पहली बार उसने सच में अपनी गलती को स्वीकार किया था। क्या अब वह खुद को बदल पाएगा? क्या माफ़ी देने का यह फैसला सही था? अरविंद सिंह की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह अपराधी था, मगर पहली बार उसे अपने किए हुए गुनाहों का असली एहसास हुआ था। उसने बहुतों की जमीन छीनी, रिश्वत ली, अपने भी परिवार को छोड़ दिया, और आज उसकी अपनी बेटी ने उसे कानून के अनुसार सजा सुना दी थी। लेकिन जो बात उसके दिल को सबसे ज़्यादा चीर रही थी वह थी सुनीता की माफ़ी। क्या वह इस माफ़ी के काबिल था? क्या सच में कोई इंसान इतना बड़ा दिल रख सकता था कि उसे माफ़ कर सके? उसने उसे सड़क पर छोड़ दिया था। जेल जाने से पहले अरविंद ने धीरे धीरे अपनी बेटी आर्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में अपराध बोझ, पछतावा और शर्मिंदगी थी। उसने कांपती आवाज़ में कहा, बेटी, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ कितना गलत किया है। अपनी ज़िंदगी में पहली बार यह महसूस कर रहा हूँ कि असली ताकत दौलत और सत्ता में नहीं, बल्कि रिश्तों में होती है। आर्या बिना कुछ बोले उसे देख रही थी। उसके अंदर कोई कोमल भावना नहीं थी, लेकिन माँ की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। अरविंद ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं आपकी बेटी की जिंदगी इस पाप का प्रायश्चित करने में लगाऊंगी। मुझे जितनी भी सज़ा मिले मैं भुगतूंगा, लेकिन अगर मेरी बेटी चाहती है कि मैं कुछ अच्छा करूं, तो मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी नेक कामों में लगाऊंगा। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा था। किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह एक भ्रष्ट आदमी, जिसने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जुल्म किए थे, इस तरह आत्मसमर्पण कर देगा। तभी सुनीता ने धीरे से कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो जब जेल से बाहर आओ तो उन गरीबों के लिए काम करना जिसने तुमने उनकी ज़मीन छीनी थी। उनकी ज़िंदगी सुधार की कोशिश करना, क्योंकि सच्चा पश्चाताप सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से साबित होता है।
अरविंद ने सिर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूँ मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी अपने किए गए गुनाहों का प्रायश्चित करने में लगाऊंगा। यह सुनकर आर्या की आंखें थोड़ी नम हो गई। शायद एक बेटी के रूप में उसके दिल का कठोर हिस्सा थोड़ा पिघलने लगा था, लेकिन वह जानती थी कि अरविंद को अपने शब्दों को सच कर दिखाना होगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि अरविंद सिंह को तुरंत जेल भेजा जाए। पुलिस उसके हथकड़ियों में लेकर जाने लगी, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने लगा उसने एक आखिरी बार मुड़कर अपनी बेटी और पत्नी को देखा। क्या वह सच में बदल पाएगा? क्या एक अपराधी का हृदय परिवर्तन संभव था, या फिर यह सिर्फ पछतावे के आंसू थे जो कुछ समय बाद सूख जाएंगे? अरविंद सिंह को 10 साल की सज़ा सुनाई जा चुकी थी। पुलिस उसे हथकड़ी पहनाकर जेल ले जा रही थी, लेकिन इस बार उसकी चाल में पहले जैसी अकड़ नहीं थी। अब उसमें वह अहंकार नहीं था जो कभी उसकी पहचान हुआ करता था। आज वह टूटा हुआ पछतावे से भरा एक इंसान था जिसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार खुद को हारते हुए महसूस किया था। आर्या और सुनीता ने कोर्ट से बाहर आते ही एक गहरी सांस ली। आज इंसाफ हो चुका था, लेकिन क्या एक बेटी और एक पत्नी के मन में छुपे दर्द का भी अंत हो पाया था? समय बीतता गया। आर्या ने खुद को पूरी तरह से अपने न्यायिक कर्तव्यों को झोंक दिया। वह अपने फैसले में निष्पक्ष और कठोर थी, लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी, क्या उसके पिता सच में बदलेंगे? 10 साल बाद एक दिन जब आर्या अपने चैम्बर में बैठी हुई थी, एक कांस्टेबल आया और बोला, मैडम कोई आपसे मिलना चाहता है। कौन? उससे बिना सिर उठाए पूछा अरविंद सिंह। आर्या के हाथ ठिठक गए। 10 साल बाद पहली बार वह अपने पिता से मिलने जा रही थी। उसके दिल में एक अजीब सा तूफान उठ रहा था। जैसे ही वह बाहर आई उसने देखा सामने एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। कपड़े साधारण थे, चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में एक अलग चमक थी। यह वही अरविंद सिंह था, लेकिन वह कोई ताकतवर जमींदार या अपराधी नहीं, बल्कि एक बदला हुआ इंसान था। कैसे हो? आर्या ने सीधे लेकिन ठंडे लहजे में पूछा। अरविंद की आंखें भर आई। उसने कांपते हुए कहा, मैं अपने पिछले 10 साल अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने में लगाए हैं। बेटी जेल में रहते हुए मैं गरीब कैदियों को पढ़ाता था। बाहर आते ही मैंने उन किसानों के लिए काम करना शुरू किया जिनसे मैंने उनकी ज़मीन छीनी थी। अब मैं एक आश्रम चलाता हूं जहां बेसहारा लोगों को सहारा देता हूं। आर्या शौक हो गई। क्या सच में इंसान इतना बदल सकता है? अरविंद आगे बढ़ा और कहा, मैं जानता हूं मैंने जो किया उसकी माफ़ी नहीं मिल सकती, लेकिन मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी अच्छे कर्मों में लगाकर यह साबित करना चाहता हूं कि मैं सच में बदल चुका हूं। सुनीता जो पास में खड़ी थी उसने अरविंद को देखा और धीरे से कहा, बदलाव का असली मतलब यही होता है अरविंद। सच्चा पश्चाताप शब्दों से नहीं कर्मों से दिखता है। आज पहली बार आर्या को लगा कि उसके दिल का बोझ हल्का हुआ है। उसने अपनी आंखों में आंसू पोंछे और कहा, अगर तुम सच में बदल चुके हो तो यही सबसे बड़ी सज़ा थी और सबसे बड़ी माफ़ी भी। अरविंद ने सिर झुकाकर अपने किए कर्मों के लिए अंतिम बार शर्मिंदगी महसूस की, लेकिन इस बार वह पछतावे में नहीं बल्कि एक नए जीवन की शुरू करने के लिए तैयार था। गलती करना इंसान की फितरत होती है, लेकिन अपने कर्मों से खुद को सुधारना ही असली इंसानियत है। न्याय जरूरी है, लेकिन सच्चे पश्चाताप का भी सम्मान होना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक पिता और बेटी की नहीं बल्कि न्याय, पश्चाताप और परिवर्तन की कहानी है। जीवन में हम सभी कभी न कभी गलतियां करते हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखकर खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। आर्या ने न्याय किया, लेकिन उसकी माँ सुनीता ने हमें यह सिखाया कि माफ़ी और बदलाव भी उतने ही ज़रूरी होते हैं। समाज में बुराई को ख़त्म करने के लिए सिर्फ सज़ा देना काफ़ी नहीं बल्कि बुराई करने वाले को सुधारना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक लगा। साथ ही अगर आप भी मानते हैं कि इंसान अपने कर्मों से नहीं अपने तकदीर बदल सकता है तो यह लिख कर हमें बताएं। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।